हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होने वाला है जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के मॉडल पेपर को देखेंगे और ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके लिए भी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर उपयोगी सिद्ध होंगे। तो इस सत्र की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के पहले प्रश्न के साथ में। प्रश्न है आपका, आदिकाल का एक अन्य नाम है। स्वर्णयुग, सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल, भक्ति काल। तो आदिकाल का जो अन्य यानी कि दूसरा नाम है वो है सिद्ध सामंत काल। और यह नाम किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन जी ने। राहुल सांकृत्यायन जी ने। फिर आप देख रहे हैं स्वर्ण युग दिया हुआ है। स्वर्ण युग किस काल का नाम है? भक्ति काल का। और भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था? ग्रियर्शन महोदय ने। अगला विकल्प आप देख रहे हैं श्रृंगार काल। श्रृंगार काल ये जो नाम है ये रीतिकाल को दिया गया है। और किसने दिया है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। फिर जो है अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के ग्रंथों की भाषा है अवधी, मैथिली, डिंगल पिंगल, अपभ्रंश। तो वीरगाथा काल के ग्रंथों की भाषा किस प्रकार की है? डिंगल पिंगल। और मैथिली आप देख रहे हैं, इस भाषा में विद्यापति जी ने रचनाएं की हैं। और अवधि में तमाम सारे कवियों ने, जिसमें आपके मुल्ला दाऊद हैं, जायसी हैं, तुलसीदास हैं, कुतबन हैं, मंजन हैं, तमाम सारे कवियों के नाम आते हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में इसका प्रयोग किया है। फिर है अगला, वीरगाथा काव्य की विशेषता है नारी रूप का सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण, मुक्तक काव्य रचना। तो वीरगाथा काव्य की विशेषता क्या है? युद्धों का सजीव चित्रण। अगला है, निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? अब्दुल रहमान, नरपति नाल, अमीर खुसरो, धनपाल। तो इसमें से जिनको खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है उनका नाम है अमीर खुसरो। फिर धनपाल ने भविष्यत कहा नाम की रचना लिखी है। नरपत नाल जी ने बीसल देव रासो लिखा है। बीसल देव रासो। फिर अगला प्रश्न है, नरपत नाल ने लिखा है बीसल देव रासो, संदेश रासक, खुमान रासो, पदावली। तो नरपत नाल जी ने क्या लिखा है? बीसल देव रासो। संदेश रासक किसने लिखा है? अब्दुल रहमान ने, ये विरह काव्य है। खुमान रासो किसने लिखा है? दलपति विजय जी ने। और पदावली ये किसकी रचना है? विद्यापति की। अगला है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? शबरपा, सरहपा, लुईपा, कणहपा। तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, जबकि शबरपा, लुईपा और कणहपा ये सभी क्या हैं? सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि हैं। उसके उपरांत है, भरतेश्वर बाहुबली रास के कवि का नाम है दलपत विजय, मुनिजिन विजय, देवसेन, कुक्करिपा। तो क्या नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता का? वो है आपके मुनिजिन विजय। जबकि देवसेन ने क्या काम किया है? इनकी रचना का नाम क्या है? श्रावका चार।
और ये जो है दोहों में लिखी गई है। फिर अगला है, हिंदी के प्रथम कवि सरहपा किस वर्ग के कवि थे? नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य। तो प्रथम कवि सरहपा ये सिद्ध साहित्य के कवि माने गए हैं। फिर है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? नानक, दादू, केशव, मलूकदास। तो नानक, दादू और मलूकदास ये तीनों ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, जबकि केशवदास नहीं हैं। फिर केशवदास किस कालखंड में आते हैं? ये रीतिकाल के कवि हैं। अगला है, निम्नांकित में वीर गाथा काल में लिखित कौन सी रचना है? रसविलास, ललित ललाम, कवित्त रत्नाकर, संदेश रासक। तो जो वीर गाथा काल में रचना लिखी गई है वो है संदेश रासक, जबकि रसविलास, कवित्त रत्नाकर और ललित ललाम ये तीनों रचनाएं रीतकाल में लिखी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है? कुमार रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। तो रासो परंपरा का जो श्रेष्ठ महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो। फिर जो है अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचनाकार चंद बरदाई हैं? बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, संदेश रासक। तो चंद बरदाई ने जो रचना की है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो, जबकि नरपत नाल ने बीसल देव रासो लिखा है, दलपत विजय ने खुमार रासो लिखा है और संदेश रासक अब्दुल रहमान जी ने लिखा है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, अखरावट। तो अखरावट जो है आदिकाल की नहीं है। फिर ये किस कालखंड की है? ये है भक्ति काल की, भक्ति काल की, और उसमें भी सूफी परंपरा की है। और इस अखरावट को किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। फिर है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं भूषण, केशव, चंदबरदाई, दलपत विजय। तो पृथ्वीराज रासो रचना किसकी है? चंदबरदाई जी की। फिर है, निम्नलिखित में से पहचान कर लिखिए कि कौन सी प्रवृत्ति आदिकाल के काव्य में वर्णित साहित्य से संबंधित है? जीवन की नश्वरता का वर्णन, युद्ध का विशद वर्णन, श्रृंगारिक बातों का वर्णन, काव्य में अलंकरण का वर्णन। तो आदिकाल से संबंधित जो प्रवृत्ति है वो कौन सी है? युद्ध का विशद वर्णन। इनमें से हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, प्रियप्रवास। तो जो प्राचीनतम महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो, जबकि रामचरितमानस ये भक्ति काल का महाकाव्य रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। पद्मावत ये भी भक्ति काल का है, सूफी परंपरा का, इसकी रचना जायसी ने की है। और प्रियप्रवास ये आधुनिक काल का लिखा गया खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य है। और इसके रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी, और 1914 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। फिर है, वीरगाथा काल के कवि हैं सूरदास, भूषण, केशव, चंदबरदाई। तो जो वीरगाथा काल के कवि हैं वो हैं चंदबरदाई, जबकि केशव रीत काल में है, भूषण रीत काल में है, सूरदास भक्ति काल के कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के कवि नहीं हैं? शारंगधर, जगनिक, सुमित्रानंदन पंत, चंदबरदाई। तो सुमित्रानंदन पंत ये आदिकाल के नहीं हैं और ये किस कालखंड में आते हैं? छायावाद के कवि हैं, छायावादी कवि हैं। और इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, प्रकृति का कोमल कवि भी कहा जाता है। जबकि शारंगधर, जगनिक, चंदबरदाई ये तीनों आदिकाल के कवि हैं। इसके उपरांत अब हम भक्ति काल के प्रश्नों पर नजर डालेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? कामायनी, सूरसागर, भारत भारती, उद्धव शतक।
तो भक्ति काल में लिखी गई रचना कौन सी है? सूरसागर। और इसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है? सूरदास जी। साहित्य लहरी, सूर सारावली सूरदास जी की अन्य रचनाएं हैं। कामायनी आधुनिक काल का महाकाव्य है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का, और इसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में होता है। भारत भारती, ये भी आधुनिक काल में लिखी गई रचना है। इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं, और 1912 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है, और ये राष्ट्रवाद से प्रेरित रचना है। उद्धव शतक, ये भी आधुनिक काल की रचना है, और इसके लेखक रचयिता कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। अगला है, काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया है, और किसने कहा है? ग्रियर्सन महोदय ने। इनका पूरा नाम डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन है। फिर है, भक्ति काल का प्रारंभ माना जाता है 1345 ईस्वी, 1343 ईस्वी, 1349 ईस्वी, 1377 ईस्वी। तो भक्ति काल का प्रारंभ जो है सन 1343 ईस्वी से माना जाता है। फिर है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन किस लेखक का है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। भक्तिकाल की रचनाओं में सबसे अधिक लोकप्रिय है पद्मावत, श्री रामचरितमानस, रामचंद्रिका, सूरसागर। तो भक्तिकाल में सबसे अधिक जो लोकप्रिय रचना है वो है श्री रामचरित मानस, और इसके रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसी दास जी। और इसमें 7 कांड हैं, और इस रचना का निर्माण कब किया था तुलसीदास जी ने? 1574 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास की कुल 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना है। फिर है अगला, निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य है? साकेत, श्री रामचरितमानस, कामायनी, पृथ्वीराज रासो। तो भक्ति काल का महाकाव्य है श्री रामचरित मानस, जबकि साकेत, कामायनी ये आधुनिक काल के महाकाव्य हैं, और पृथ्वीराज रासो ये आदिकाल का महाकाव्य है। फिर है, भक्तमाल के रचयिता हैं कुंभनदास, नाभादास, नंददास, सुंदरदास। तो भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास जी। फिर है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? जायसी, सूरदास, चंद्रबरदाई, मंझन, कुतुबन। तो जायसी, मंझन और कुतुबन ये तीनों प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, जबकि सूरदास ये भक्तिकाल के हैं, और चंद्रबरदाई ये आदिकाल के कवि हैं। फिर है अगला, निम्नांकित में राम भक्ति शाखा के कौन कवि नहीं हैं? तुलसीदास, चतुर्भुजदास, अग्रदास, नाभादास। तो इनमें से चतुर्भुजदास जो है ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, राम भक्ति शाखा के नहीं हैं, जबकि तुलसीदास, अग्रदास और नाभादास ये तीनों राम भक्ति शाखा के कवि हैं। फिर है, निम्नलिखित में से किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तुलसीदास, बिहारी, सूरदास, केशवदास। तो बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी को माना जाता है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है? इस काव्य में लौकिक वर्णनों के माध्यम से अलौकिकता की व्यंजना की गई है। धार्मिक क्षेत्र में रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर का विरोध किया गया है। इस काव्य में मूलतः सौंदर्य और प्रेम की भावना मुखरित हुई है। इस काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता है। तो क्या होता है? इस काव्य में मूलतः सौंदर्य और प्रेम की भावना मुखरित हुई है। फिर है, सूफी काव्यधारा के कवि हैं नानक, रैदास, जायसी, तुलसी। तो इनमें से जो सूफी काव्यधारा के कवि हैं मलिक मोहम्मद
जायसी जी, जबकि तुलसीदास राम भक्ति शाखा के हैं। नानक और रैदास ये सब ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। अगला है निम्नलिखित अवतरणों में कौन सा कथन भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी शाखा से संबद्ध है। स्वच्छंदतावादी काव्य रचनाओं का कला पक्ष भी नवीनता लिए हुए होता है। सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त एवं सौंदर्य वृत्ति से प्रेरित स्वच्छंद प्रेम तथा प्रगाढ़ प्रणय भावना ही इस काव्य का मूल विषय रहा है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में वात्सल्य रस की प्रमुखता है। कवियों ने अपने अपने आश्रयदाताओं की इच्छा के अनुरूप श्रृंगार रस में ही अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। तो प्रेम आश्रयी शाखा से संबंध रखने वाला जो कथन है वो है कौन सा। विकल्प खा, सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त एवं सौंदर्य वृत्ति से प्रेरित स्वच्छंद प्रेम तथा प्रगाढ़ प्रणय भावना ही इस काव्य का मूल विषय रहा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भक्ति काल से संबंधित है। सामाजिक दृष्टि से यह काल घोर अधः पतन का काल था। सिद्धों की वाम मार्गी योग साधना की प्रतिक्रिया नाथपंथियों की हठ योग की साधना से प्रारंभ हुई। जीवन की समन्वयवादी एवं मर्यादावादी दृष्टिकोण ही तुलसी की सबसे बड़ी देन है। तो भक्ति काल से संबंधित जो कथन है विकल्प गा, जीवन का समन्वयवादी एवं मर्यादावादी दृष्टिकोण ही तुलसी की सबसे बड़ी देन है। अगला है निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था। भूषण, भिखारीदास, रघुराज सिंह, कृष्णदास। तो वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है, कृष्णदास जी। अगला है निम्नलिखित कवियों में स्वामी रामानंद का शिष्य कौन था। नानक, मलूकदास, कबीर, रैदास। तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य कौन है, कबीरदास जी। फिर है कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं सभी ब्रजभाषा के कवि, भक्तिकाल के कवि, अष्टछाप के कवि, सभी श्रृंगारिक कवि। तो कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत अष्टछाप के कवि आते हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी, वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठल नाथ जी ने। और इस अष्टछाप में प्रथम 4 जो है वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और अंतिम 4 विठलनाथ जी के शिष्य हैं, जिनमें कुंभनदास, कृष्णदास, सूरदास, नंददास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुजदास आदि कवि आते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कृष्ण भक्ति शाखा का श्रेष्ठ काव्य है। कृष्ण गीतावली, रास पंचाध्यायी, सूर सागर, सूर सारावली। तो सूर सागर ये जो है कृष्ण भक्ति शाखा का श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है जो कि कृष्ण काव्य के ऊपर आधारित है। रास पंचाध्यायी ये नंददास जी की रचना है और सूर सागर ये जो है सूरदास जी की रचना है। फिर है अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। तो अष्टछाप के कवियों का संबंध कृष्ण भक्ति शाखा से है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली। तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की श्रेष्ठ रचनाओं में गिनी जाती है और इसकी भाषा कैसी है, ब्रज भाषा। अगला है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धारणा किसने दी है। वाल्मीकि, तुलसीदास, कुंभनदास, नंददास। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की यह धारणा किसने दी है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भक्ति काल से संबंधित है। लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण इस काल की भक्ति भावना लोक प्रचलित है। इस काल का समस्त साहित्य भावुकता एवं युद्ध के प्रभाव की मनस्थितियों का प्रतिफलन है। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का सूत्रपात अंग्रेजों की साम्राज्यवादी शासन प्रणाली के नवीन अनुभव से होता है। प्रगतिवाद के साथ साथ मनुष्य के मन से यथार्थ को अभिव्यक्त करने वाली प्रयोगवादी धारा भी प्रभावित हुई है।
तो भक्ति काल से संबंधित जो कथन है विकल्प का, लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण इस काल की भक्ति भावना लोक प्रचलित है। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसीदास, मीरा बाई। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ये सगुण भक्ति धारा के कवि नहीं हैं, जबकि सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई सगुण भक्ति शाखा में आते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल में लिखी गई है? साकेत, विनय पत्रिका, बिहारी सतसई, पृथ्वीराज रासो। तो बिहारी सतसई ये जो है बिहारी जी की रचना है और ये रीतिकाल में लिखी गई है, जबकि विनय पत्रिका तुलसीदास की है, भक्ति काल में लिखी गई। साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है, आधुनिक काल द्विवेदी में लिखा गया। और पृथ्वीराज रासो ये आदिकाल का चंदवरदाई के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सगुण भक्ति धारा का श्रेष्ठ ग्रंथ है? कवितावली, साहित्य लहरी, श्री रामचरितमानस, रामलला, नहछू। तो जो ग्रंथ सगुण भक्ति धारा का श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है वो है श्री रामचरित मानस, तुलसीदास का महाकाव्य। फिर है निम्नलिखित में से भक्ति शाखा का कौन कवि नहीं है? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, सूरदास, सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत जी ये जो है छायावाद के कवि हैं और यही नहीं हैं, जबकि मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, सूरदास ये जो है भक्ति काल के कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? रीतिकाल, आदिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है? नानक, दादू, केशव, मलूकदास। तो इनमें से केशवदास ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं, बल्कि ये किस काल के हैं? रीतिकाल के आचार्य कवियों में गिने जाते हैं। इसके उपरांत अब हम रीतकाल के प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न है, रीतकाल से संबंधित विशेषता है सख्य भाव की भक्ति की प्रधानता, समन्वयकारी भावना, भक्ति की प्रधानता, नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण। तो जो रीतकाल से संबंधित विशेषता है नारी सौंदर्य की विलासितापूर्ण चित्रण किया गया है। फिर जो कि समन्वयकारी भावना ये भक्ति काल में गोस्वामी तुलसीदास में राम भक्ति शाखा में देखने को मिलती है, और सख्य भाव की भक्ति की प्रधानता ये किसमें है? सूरदास जी की भक्ति में। अगला है, रीतकाल के कवियों की रचनाओं में प्रधानता है भावुकता की, समाज सुधार की, अलंकार प्रदर्शन की, राष्ट्रीय भावना की। तो रीतकाल के कवियों में अलंकार प्रदर्शन की भावना की प्रधानता देखने को मिलती है। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं भूषण, देव, आलम, केशवदास। तो कठिन काव्य के प्रेत कौन कहे जाते हैं? आचार्य केशवदास। इनको संवाद शैली का बादशाह भी कहा जाता है। और भूषण ये कौन है? ये रीतिकाल में वीर रस के एकमात्र कवि हैं। और आलम ये रीतकाल की रीति मुक्त काव्य परंपरा के कवि हैं। फिर अगला है, रीति मुक्त कवि हैं बिहारी, भूषण, केशव, घनानंद। तो घनानंद रीतकाल में रीति मुक्त काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति रीति काव्य में वर्णित साहित्य से संबंधित है? रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर का विरोध, युद्धों का सजीव चित्रण, नारी रूप का सौंदर्य चित्रण और लक्षण ग्रंथों की रचना। तो रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर का विरोध ये ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रवृत्ति है, युद्धों का सजीव वर्णन ये आदिकाल की प्रवृत्ति है, और जो रीतकाल में वर्णित साहित्य से संबंधित है वो है विकल्प गा, नारी का रूप सौंदर्य चित्रण और लक्षण ग्रंथों की रचना। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रीतकाल से संबंधित है? भागवत धर्म के प्रचार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था।
इस काल में वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति की प्रधानता थी। इस काल में सामान्य रूप से श्रृंगार प्रधान लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है। खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। तो जो रीत काल से संबंधित कथन है, विशेषता है, वो है विकल्प गा। इस काल में सामान्य रूप से श्रृंगार प्रधान लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से रीत मुक्त कवि कौन है? महाकवि देव, आलम, मतिराम, पद्माकर। तो आलम कौन है? रीत मुक्त काव्य परंपरा के कवि माने गए हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कृत रीत काल में लिखी गई है? साकेत, विनय पत्रिका, बिहारी सतसई, पृथ्वीराज रासो। तो बिहारी सतसई ये रीत काल की रचना है और किसकी है? बिहारी जी की। जबकि साकेत आधुनिक काल का महाकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त का है। विनय पत्रिका भक्ति काल की रचना है, तुलसीदास की है। और पृथ्वीराज रासो ये आदिकाल की रचना है, चंद्रवरदाई जी की है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? रामचरितमानस, बिहारी सतसई, दीप शिखा, रश्मिरथी। तो रीतकालीन काव्य परंपरा से संबंधित ग्रंथ है बिहारी सतसई। रामचरितमानस भक्ति काल में है, दीप शिखा आधुनिक काल में है, महादेवी वर्मा की काव्य रचना है। और रश्मिरथी ये भी लगभग जो है प्रयोगवाद में, प्रगतिवाद में जाने वाली ये रचना है और किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर का काव्य है। फिर है, रीतकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? राज प्रशस्ति, श्रृंगारिकता, रीति निरूपणता और नीति। तो रीतकाल की जो इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है वो है श्रृंगारिकता। अगला है, महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक। तो छत्रसाल दशक ये रचना महाकवि भूषण की है, जबकि दीपशिखा ये महादेवी वर्मा की काव्य रचना है। और चिदंबरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और रेणुका ये जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। फिर अगला है, आधुनिक काल, इसके प्रश्नों को देखेंगे। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? भूषण, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मतिराम, गंगकवि। तो आधुनिक काल के प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद। तो हिंदी नवजागरण के जो अग्रदूत कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम उल्लेखनीय है गद्य साहित्य में, काव्य में, नाटक में, कहानी में। तो प्रमुखता से जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम गद्य साहित्य के लिए लिया जाता है। फिर है, निम्नलिखित में से पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? कवि वचन सुधा, सरस्वती, कल्पना, ज्ञानोदय। तो कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? कामायनी, तार सप्तक, परिप्रवास, ग्राम्या। तो द्विवेदी युग में लिखी गई रचना का नाम है परिप्रवास और ये क्या है? महाकाव्य है। और किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। और आधुनिक काल में खड़ी बोली में लिखा गया ये प्रथम महाकाव्य है और 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर जो है अगला है, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवियों में गिने जाते हैं। फिर अगला है, छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है रहस्यवाद की प्रधानता, स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति, मानवतावादी दृष्टिकोण, व्यक्तिवादी भावना एवं अतिशय भावुकता। तो जो छायावाद की विशेषता नहीं है वो कौन सी नहीं है आप देख रहे हैं? वो है आपका विकल्प खा, स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो छायावादी युग में जो आने वाले कवि हैं कवित्री महादेवी वर्मा, जबकि
हरिऔध, पाठक और गुप्त जी, ये तीनों किस में आते हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित में से छायावादी युगीन कवि नहीं हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के हैं, जबकि अन्य सभी छायावादी युग के कवि हैं। फिर अगला है, विदेशी सत्ता प्रतिष्ठित हो जाने के कारण देश की जनता में गौरव, गर्व और उत्साह का अवसर न रह गया था। ये कथन किस लेखक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र जी। तो ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला है, नई कविता की आधारभूत विशेषता कौन सी है? वो किसी दर्शन के साथ बंधी हुई नहीं है, प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण, परब्रह्म का छायाभास, मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव। तो जो नई कविता की आधारभूत विशेषता है वो किसी दर्शन से बंधी हुई नहीं है। फिर है, निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि हैं? जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामधारी सिंह दिनकर, कबीरदास। तो प्रसाद जी ये छायावाद के कवि हैं। फिर अगला है, प्रयोग सभी काल के कवियों ने किया है, किसी काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। ये कथन किसका है? निराला, अज्ञेय, प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का, कि प्रयोग सभी काल के कवियों ने किया है, किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई है? प्रेम माधुरी, उद्धव शतक, चित्राधार, सूर सारावली। तो छायावाद युग में लिखी गई रचना है चित्राधार, और इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। फिर जो है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1954, 1943, 1938, 1936। तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में होता है और कौन करता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। फिर है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? भूषण, पंत, बिहारी, अज्ञेय। तो प्रयोगवादी कवि कौन है? अज्ञेय जी। फिर अगला प्रश्न है, नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे रामेश्वर शुक्ल और डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय और शिवमंगल सिंह सुमन जी। तो नई कविता काव्य संकलन के संपादक कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1943 में, 1954 में, 1938 में, 1936 में। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 ईस्वी में होती है और कहाँ होती है? लखनऊ के प्रथम अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद जी ने। फिर जो है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भूषण, बिहारी, रामधारी सिंह दिनकर। माफ करिएगा। इनमें से जो छायावादी कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जबकि भूषण रीतकाल के हैं, बिहारी रीतकाल के हैं, दिनकर ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है? इस काव्य में लौकिक वर्णनों के माध्यम से अलौकिकता की व्यंजना की गई है, धार्मिक क्षेत्र में रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर का विरोध किया गया है, इस काव्य में मूलतः सौंदर्य और प्रेम की भावना मुखरित हुई है, इस काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता है। तो छायावाद से संबंधित कथन है विकल्प का, इस काव्य में लौकिक वर्णनों के माध्यम से अलौकिकता की व्यंजना की गई है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक काल से संबंधित है? आधुनिक हिंदी काव्य आधुनिक कवियों के इसी स्वच्छंद और समर्थ व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है।
विलास के साधनों से हीन, वर्ग कर्म आचार के स्थान में अंधविश्वासी हो चला था। साहित्य मानव जीवन की भावनात्मक स्थिति और गतिशील चेतना की अभिव्यक्ति है। तो आधुनिक काल से जो संबंधित कथन है विकल्प का कि आधुनिक हिंदी काव्य आधुनिक कवियों के इसी स्वच्छंद और समर्थ व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। फिर है प्रकृति का सुकुमार कवि किससे कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर, पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा गया है। इनको कोमल कल्पना का भी कवि कहा जाता है। फिर है कौन सा नया अलंकार छायावाद की देन है? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, संदेह, मानवीकरण। तो मानवीकरण अलंकार जो है छायावाद की प्रमुख देन है। फिर है कनुप्रिया किससे संबंधित रचना है? द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। तो कनुप्रिया ये जो है छायावादोत्तर युग से संबंधित रचना है और किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। फिर है निम्नलिखित में से किस कवि ने दो युगों छायावाद व प्रगतिवाद का प्रतिनिधित्व किया है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो इनमें से जो छायावाद और प्रगतिवाद दोनों युगों का प्रतिनिधित्व किया है वो कवि आपके हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। फिर है प्रगतिवाद का मुख्य आधार है प्रजातंत्र, राष्ट्रीय पुनर्जागरण, समाज सुधार, साम्यवाद। तो प्रगतिवाद का जो मुख्य आधार है वो है साम्यवाद। राजनीति में जिसे आप मार्क्सवाद कहते हो उसे ही साहित्य में प्रगतिवाद कहा गया है। फिर है अगला प्रगतिवादी कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। तो इनमें से जो प्रगतिवादी कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। फिर है प्रगतिवादी कवियों को सहानुभूति है रोगियों से, बालकों से, श्रमिकों व पीड़ितों से, पाठकों से। तो प्रगतिवादी कवि जो है श्रमिकों व पीड़ितों में आस्था रखते थे, उनसे सहानुभूति रखते थे। प्रयोगवादी काव्य है लयबद्ध है, स्वच्छंदबद्ध है, गेय है, स्वच्छंद मुक्तक है। तो प्रगतिवादी जो काव्य हो कैसा है, और माफ करिएगा प्रयोगवादी काव्य कैसा है? वो स्वच्छंद और मुक्तक है। फिर है प्रयोगवाद की विशेषता है प्रकृति वर्णन, नवीनता के प्रति आग्रह, अतिशय भावुकता, विद्रोह व क्रांति। तो प्रयोगवाद की जो विशेषता प्रमुखता से देखने को मिलती है वो है नवीनता के प्रति आग्रह। अगला है तार सप्तक के प्रवर्तक हैं नरेंद्र शर्मा, अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती। तो तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तकों की संख्या कितनी है? 4, 3, 8, 2। तो इनके द्वारा जो संपादित तार सप्तक हैं उनकी संख्या कितनी मानी गई है? 4। फिर जो है अगला है नई कविता का प्रारंभ माना जाता है 1975 से, 1955 से, 1966 से, 1954 से। तो नई कविता पत्रिका का जो आरंभ होता है, नई कविता का मुख्य रूप से जो हिंदी साहित्य में प्रारंभ माना जाता है वो सन 1954 ईस्वी से। फिर है अगला भक्ति काल के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, सोहनलाल द्विवेदी, रहीम देव। तो इनमें से जो भक्ति काल के कवि हैं वो हैं रहीम दास जी। फिर है निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया है? विश्वामित्र, सरस्वती, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण। तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया है और 1883 ईस्वी में ये पत्रिका कहाँ से निकालते थे? कानपुर से। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं? बाल कृष्ण भट्ट जी। और फिर सरस्वती पत्रिका आती है, इसका प्रमुखता से जो संपादन कार्य किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर अगला है
निम्नांकित में से कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? प्रेम माधुरी, कामायनी, निरुपमा, युगवाणी। तो प्रेम माधुरी ये भारतेंदु युग में लिखी गई रचना है और इसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। फिर कामायनी ये छायावाद में है, प्रसाद जी का महाकाव्य है। और युगवाणी ये भी छायावादी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की है। फिर जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावादोत्तर कवि कौन है? हरिऔध, मैथिली शरणगुप्त, महादेवी वर्मा, अज्ञेय। तो इनमें से जो छायावादोत्तर युग के कवि हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। और ये किस युग के कवि हैं? प्रयोगवादी कालखंड के कवि माने गए हैं। तो विद्यार्थियों, आप सभी ने इस सत्र के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास से काव्य रचना के ऊपर आधारित प्रश्नों को देखा, जाना, समझा। मैं आशा करता हूं कि आपको कक्षा पसंद आएगी। कृपया वीडियो को अपने साथियों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय हमें ज़रूर दर्ज करें। एक प्यारा सा कमेंट अवश्य छोड़ें। मिलते हैं आप सभी को अगली कक्षा में। नमस्कार, धन्यवाद।